हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर थोड़ा सा अलग चैप्टर है और नए चैप्टर का आगाज करेंगे हम लोग। और आज का जो टॉपिक है, स्पेशली हम लोग जानेंगे मानव स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जानेंगे कि मानव स्वास्थ्य किस तरह से होता है और हमें रोग किस तरह से होती है। इनके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। इनको जानकारी प्राप्त करने से पहले यह जानना जरूरी है कि स्वास्थ्य किसे कहेंगे और स्वास्थ्य होता क्या है। अलग अलग रूप में लोगों के मन में विचारधारा आती है। पहले क्या होता था कि अगर कोई रोग हो जाए, किसी को कोई समस्या हो जाए, तो सीधा कहते थे कि भाई ये तो भगवान की देन है, ऊपर वाले की देन है, जो हो गया सो हो गया, या कुछ नहीं ठीक होना है इसमें, अपने आप हुआ तो अपने आप ठीक होगा, प्रकृति ने ठीक कर दिया तो ठीक है, नहीं ठीक किया तो चलो कोई बात नहीं, काम खत्म, कहानी खत्म। ये पहले के लोगों की विचारधारा थी। धीरे धीरे लोगों ने विकास किया, लोगों ने नए नए खोज किए और नए नए आविष्कार के बदौलत हम इस बातों को जान पाए कि दरअसल ये भगवान की देन तो है, लेकिन इसका क्या है, वैज्ञानिक कारण भी है कुछ। इसका क्या है, कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। और उन पहलुओं को समझकर हम लोगों ने कहा कि अगर प्रकृति हमारा प्रदूषित नहीं हो, कोई इंसान दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचाए, सारा समाज सही तरीके से बैलेंस तरीके से रहे, तो हम कह सकते हैं कि हम और हमारा स्वास्थ्य, हम और हमारा वातावरण दोनों के दोनों स्वस्थ है, हर तरह से सही है। यानी किसी भी रूप में जब हमें समस्या कोई उत्पन्न ना हो, तो वह आपका कंडीशन कहलाता है कि सभी तरह से हर चीज स्वस्थ है। अब बात आती है कि स्वस्थ होने का मतलब किसे कहेंगे स्वस्थ होना। तो स्वस्थ होना सब किसी के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, ध्यान से जरा समझिएगा, एक डॉक्टर है या फिर एक टीचर है, या यूं कह लीजिए कि एक साइंटिस्ट है, यानी कि वैज्ञानिक है। अब जरा गौर करके सोचिएगा इनका स्वास्थ्य, और एक लेबर है जो क्या करता है, कोयले के खान में काम करता है, लेबर यानी कोई मजदूर है, कैसा भी मजदूर, किसी कल कारखाने में काम करने वाला मजदूर है। क्या दोनों को एक जैसा स्वास्थ्य चाहिए? क्या दोनों का स्वास्थ्य एक जैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो डॉक्टर है, जो टीचर है, जो वैज्ञानिक है, उनका दिमाग तेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, मानसिक मानसिक उपयोगिता ज्यादा है। मानसिक उपयोगिता क्या है, अधिक है। अब वही दूसरे तरफ बात कीजिएगा तो लेबर को क्या चाहिए, इनका फिजिकल काम ज्यादा है, मतलब शारीरिक वर्क ज्यादा है। अब शारीरिक वर्क जब ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, जब शारीरिक आपका रोग ज्यादा होगा, जब फिजिकल वर्क ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, उस कंडीशन में कहेंगे कि इनका बॉडी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट उसी के रेशियो में होना चाहिए, शरीर का विकास उसी रूप में होना चाहिए, शरीर का विकास उसी रूप में होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर वाले का क्या कहता है कि दिमाग तेज होना चाहिए, क्योंकि मानसिक उपयोगिता ज्यादा है और यहाँ पे शरीर का उपयोगिता ज्यादा है। तो इस कंडीशन में स्वास्थ्य का परिभाषा अगर देंगे हम लोग कि स्वास्थ्य सबका एक जैसा होना चाहिए, तो फिर डॉक्टर और टीचर वाले में डॉक्टर, टीचर और लेबर में अंतर हो जाएगा। इसका जनरली देखिएगा, इन लोगों का बॉडी जो होता है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन इसका बॉडी जो होता है इन लोगों का बॉडी हार्ड होता है, इन लोगों का बॉडी हार्ड होता है। क्योंकि इनके लेबर ज्यादा होने की वजह से जितने भी मसल्स है, जितने भी इनके अंदर मांसपेशियां है, वो बिल्कुल खींची रहती है। इनका मांसपेशियां इनका क्या रहता है, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। ना हार्ड मतलब वर्क करना है, ना ज्यादा वेट लिफ्टिंग करना है, ऐसी कोई भी इशू नहीं करनी है। तो इनका बॉडी क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है, स्मूथ रहता है। तो उस कंडीशन में दोनों के अगर कंडीशन को मिला है, तो दोनों के कंडीशन में हमें स्वास्थ्य की परिभाषा देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी स्वास्थ्य की परिभाषा हम किसके आधार पर देंगे? तो बात आती है कि स्वास्थ्य की परिभाषा हम देंगे किन के आधार पर।
एक तरफ है आपका सॉफ्ट पार्ट, बिल्कुल अलग है, इधर आपका लेबर वाला पार्ट है, ये भी पार्ट अलग है। तो उस कंडीशन में कोई ऐसा परिभाषा हमें निकालना पड़ेगा जो एक टीचर के लिए भी उपयुक्त हो, लेबर के लिए भी उपयुक्त हो। ये तो मान लीजिए पहली बात थी। दूसरी बात क्या होती है कि कुछ लोगों की मान्यता ये भी होती है कि किसी को कोई रोग नहीं है, किसी को कोई रोग नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वस्थ है वो। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये भी परिभाषा गलत है। सभी को एक साथ मिला के परिभाषा देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तब आपके मन में चल रहा होगा बात कि आखिर स्वास्थ्य जो हेल्थ है, इस हेल्थ की परिभाषा क्या होगी, कि हम स्वस्थ किसे कहेंगे। तो कहता ये है जिनका शारीरिक यानी शरीर की, मानसिक मतलब दिमाग की, और सामाजिक सामाजिक हर तरह से इन सभी की संतुलन अगर बरकरार रहे, सभी की संतुलन अगर बनी रहे, संतुलन रहे, तो इस संतुलन को हम क्या कहेंगे, स्वस्थ कहेंगे। यानी कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होगी, जब किसी इंसान की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी तरह से संतुलन जब बराबर तरीके से एक अरेंज वे से एक साथ जब बरकरार रहे, सही तरीके से रहे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि इंसान स्वस्थ है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं रहा तो हम उसे स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। क्लियर है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा ये कभी नहीं होगा कि किसी को रोग नहीं हो, या सभी के लिए स्वास्थ्य की परिभाषा एक तरह से हो कि किसी का बॉडी स्ट्रांग है तो वो आपका स्वस्थ है, किसी का लीन एंड थीन है तो वो आपका बीमार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बॉडी के अंदर शारीरिक भी सही हो, मानसिक भी सही हो, और सामाजिक सबका संतुलन सामंजस्य अगर बराबर हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यह स्वस्थ है। क्लियर है। जब आपको स्वस्थ समझ में आ गया कि स्वस्थ किसे कहते हैं, स्वस्थ होता क्या है, तो बात आती है ये कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या चाहिए, हम कैसे अपने आप को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी तरह के संतुलन को बना के रखेंगे। कुछ तो क्राइटेरिया होगा जिस क्राइटेरिया से हम पूरे बॉडी को शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, सामाजिक रूप में संतुलन बना के रखेंगे। तो देखिए क्राइटेरिया की बात करेंगे तो इन सभी तरह के संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है जिन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर इन्हें फॉलो किए तो हम संतुलन बना के रखेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। पहला बात आता है कि पहली पॉइंट आती है कि संतुलित आहार। क्या आता है, संतुलित आहार मतलब क्या, जो हमें भोजन करना है वह भोजन क्या चाहिए, संतुलित चाहिए। संतुलित का मतलब क्या, बॉडी के अंदर हमारे शरीर में जितना जो जो पोषक तत्व चाहिए, यानी प्रोटीन की मात्रा जितनी परसेंट चाहिए, जितनी हमारे बॉडी को आयरन चाहिए अर्थात कि लोहा चाहिए, जितना हमारे बॉडी को कैल्शियम चाहिए, जितना हमारे बॉडी को क्या चाहिए, प्रॉपर विटामिन मिलना चाहिए, विटामिन मिलना चाहिए। ये जितने चीज हमें चाहिए, ये सब कुछ अगर बराबर मात्रा में जितना हमारे शरीर के लिए उपयुक्त मात्रा में मिले, हमारे शरीर के उपयुक्त मात्रा में मिले, उपयुक्त मात्रा में मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहते हैं कि ये आहार कैसा है, संतुलित आहार है। मतलब बैलेंस डाइट, मतलब कि हमारे बॉडी को डेवलप करने के लिए, जैसे लंबाई बढ़ना है तो लंबाई बढ़ने के लिए मेरे अंदर प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन मान लीजिए कि रोज दिन हमें खाने में कम से कम 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कम से कम कितना चाहिए, 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो 10 ग्राम प्रोटीन लेना है। 20 ग्राम हमें कैल्शियम की मात्रा चाहिए, तो उस कंडीशन में 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर लोहा की मात्रा चाहिए जिससे हीमोग्लोबिन प्रॉपर विकास कर सके, और जो आपके अंदर आपका जो ऑक्सीजन है प्रॉपर तरीके से सभी जगह पहुंच सके। तो ये जितनी भी चीजें हमें चाहिए, अगर वो सारी चीजें बैलेंस तरीके से हमें मिलती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। क्या कहेंगे, संतुलित आहार। तो एक स्वस्थ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें जो भोजन करना है वह भोजन कैसा होना चाहिए, आहार जो होना चाहिए संतुलित होना चाहिए। संतुलित आहार अगर ना करेंगे
तो कोई बीमारी हो जाएगी आपको, जिस चीज की कमी हो जाएगी वो बीमारी हो जाएगी आपको। जैसे मान लीजिए खूब प्रोटीन खा रहे हैं, खूब कैल्शियम खा रहे हैं, खूब विटामिन, सारा कुछ खूब भरपूर मिल रहा है आपको, लेकिन सिर्फ लोहा ना मिले तो आपके बॉडी के अंदर अरक्तता हो जाएगी, खून की कमी। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई भी एक चीज, सब चीज बढ़िया खाए, कैल्शियम कम कर दे, हड्डी कमजोर हो जाएगा। तो यह कंडीशन सभी किसको द्योतक है कि संतुलित आहार हमें करना चाहिए, हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व मिलने चाहिए। पहला नंबर बात। दूसरी बात करें तो हमारी अपनी एवं घरेलू सुरक्षा, एवं घरेलू सुरक्षा चाहिए। अब ये बात तो हमने समझा कि हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, हम अपने बॉडी को साफ सुथरा रखेंगे, लेकिन घरेलू सुरक्षा से क्या मतलब है भाई? मान लीजिए कि हमारे अंदर हमें अपने आप को सही तरीके से रहना चाहिए, पूरे हाथ गोड़ा धो के खाना खाना चाहिए, रोज नहाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। हम सारे बात मानते हैं, लेकिन ये बात ना समझ में आ रहा है कि घरेलू सुरक्षा क्यों चाहिए भाई? तो कहता है कि आप खूब बढ़िया, खूब सुंदर, खूब बढ़िया, खूब क्रीम पाउडर खूब लगा के एकदम नीट एंड क्लीन है, देयर इज नो डाउट कि आपके पास किसी भी तरह की कोई भी गंदगी वाली चीज नहीं है, आप बिल्कुल सुंदर है, साफ सुथरे हैं, लेकिन आपके घर में चारों तरफ कूड़े कचरे फैले हुए, उस पर बैठेंगे कचरे और बैठ के आपके खाना तक जाएंगे, उसमें मच्छर पनपेंगे, आपके बॉडी में आकर काटेंगे, तो इन सभी से आपको बीमारी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो मतलब क्या चाहिए कि हमें अपनी के साथ साथ हमारे घरेलू सुरक्षा यानी आसपास की भी सफाई प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए, जिनसे क्या हो सके कि किसी भी रूप में अस्वस्थ या अवांछित चीजों का आगमन हमारे शरीर में न हो सके। क्लियर है? तो हमें अपनी और घरेलू सुरक्षा करनी चाहिए, आसपास के क्षेत्र में भी हमें साफ सफाई रखना चाहिए। हम ऐसा कतई ना सोचेंगे कि ये जिम्मेवारी पड़ोसी का है, बगल वाले का है, हम इसका कचरा हमारे गेट के बगल में पड़ा हुआ है तो क्यों उठा के फेंक दे। दिक्कत ये होगा कि ना फेंकेंगे तो उनको हानि तो होगा ही होगा, उसके बदले में आपको भी हानि होगा, तो आप क्यों प्रॉब्लम सहिएगा? तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा कि आप अपनी सुरक्षा और अपने आसपास की भी साफ सफाई रखनी चाहिए। ये क्या था हमारा? दूसरी था। तीसरी कहता है कि स्वच्छ भोजन और आपका जल। तीसरा पॉइंट कहता है कि स्वच्छ जल एवं भोजन, स्वच्छ जल एवं भोजन। हमें जो भोजन करना चाहिए, हमें जो भोजन करना चाहिए स्वच्छ होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। अब मान लीजिए कि जो खाना बना हुआ है, आप बहुत सारे होटल्स वगैरह में देखते होंगे जो रोड के किनारे होते हैं, पूरा गाड़ियां पूरी तेजी में चल रही है। समझिए आप जब किसी शहर से घूम के आते हैं तो पूरे बॉडी पे एक लेयर सा पड़ जाता है गर्दा का, और रोड के किनारे ऐसे ही खुले में छान कर जो आइटम बेच रहे हैं, जलेबियां बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं, सोचिए कि उनके समोसे और जलेबियों पर किस तरह का लेयर पड़ा होगा, और आप ऐसे ही आते हैं और तुरंत उठा के खाने लगते हैं। तो सोचिए कि उनका असर आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या पड़ेगा। उसके बाद क्या? स्वच्छ जल होना चाहिए, कचरा वाला जल नहीं होना चाहिए। पानी का लेयर, आपके अगर कल से पानी पीते हैं तो पानी का लेयर बजाबता अच्छा होना चाहिए। पानी अगर पीला होगा तो आयरन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो उस कंडीशन में स्वच्छ जल और स्वच्छ भोजन हमें करना चाहिए, यानी भोजन की शुद्धता और जल की शुद्धता हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन बातें हो गई जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। चौथी बातें कीजिएगा। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो कहता है कि स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण, स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण यानी कि हवा। अब हवा हमें स्वच्छ क्यों चाहिए? तो स्वच्छ हवा जब लेंगे तो वह तो पूरे बॉडी में जा रहा है ना, जब ऑक्सीजन वाला मिलेगा तो पूरे बॉडी में जाकर आपके लिए फायदेमंद करेगा। वही अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाला मटेरियल, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला खींचिएगा तो तुरंत थोड़ी देर के बाद जी में चलना शुरू हो जाएगा। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप शहर में जाते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग चक्कर से आने लगता है, गर्मी सा महसूस होता है, आपको क्या होता है, अजीब बेचैनी सी महसूस होती है,
तो दरअसल आपको कोई बीमारी नहीं है, दरअसल यह केस प्रदूषण और धूल कणों के कारण है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाला आइटम जब आपके नाक के अंदर शरीर में जाता है तो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ने की वजह से सारी प्रॉब्लम आपके बॉडी में आती है। तो इनके वजह से आपको ध्यान रखना है कि स्वच्छ और सुंदर हवा हमें लेनी चाहिए। तो सोच रहे हैं आप लोग कि ऐसा कहां मिलेगा, तो ऐसा मिलेगा हमें ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अगर शहरों में रह रहे हैं तो सुबह के समय किसी खुले जगह पे टहलने के लिए जरूर जाए, सुबह में टहलने जरूर जाए। शाम में अगर माहौल शांत हो जाए तो आप शाम में भी टहलने जा सकते हैं, लेकिन सुबह का टहलना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि ताजी और सुंदर हवा रात की आपको सुबह में आपको प्राप्त होती है। तो ये 4 हो गए। 5वें अगर बात कीजिएगा तो इन सबसे जरूरी और सबसे जरूरी बात कीजिएगा तो कहता है कि व्यायाम करना। क्या करना? व्यायाम करना। और साथ में क्या? व्यायाम के साथ साथ आपको विश्राम भी करना। व्यायाम और विश्राम मतलब क्या? बॉडी को प्रॉपर मेहनत चाहिए और बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए। सिर्फ मेहनत करेंगे, जिम में जाके 6 घंटे जिम करेंगे और घर पे सही तरीके से बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा। जब बॉडी रेस्ट नहीं करेगा तो समझिए कि बॉडी के अंदर कुछ भी लगने वाला नहीं है, आपका तबीयत खराब हो जाएगा। बॉडी को जितना व्यायाम कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। आप अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग बॉडी को व्यायाम दीजिए, एक्सरसाइज दीजिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए? विश्राम भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए। कुछ लोग रात में 4 घंटा सोते हैं, कुछ लोग 3 घंटा सोते हैं। भाई साहब इतना कम सोइएगा तो तबीयत खराब होगा। दिमाग को भी तो रेस्ट चाहिए, आंख को भी तो रेस्ट चाहिए, बॉडी के अन्य पार्ट्स को, मसल्स को भी तो रेस्ट चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको विश्राम करना जरूरी हो जाता है। व्यायाम की अगर बात कीजिएगा तो व्यायाम अपने बॉडी के अनुसार अपने उपयुक्त कीजिएगा। जितना आप संतुलित आहार लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग व्यायाम कीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि प्रोटीन का लेवल आप कम ले रहे हैं और लगे खूब व्यायाम करने, खूब मसल्स, खूब बॉडी बन जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। बॉडी बनेगा तब जब आप क्या करेंगे? प्रॉपर डाइट लेंगे उस व्यायाम के साथ में। लेकिन अगर नॉर्मल केसेस में भी आप जिम वगैरह नहीं जाते हैं, फिर भी हल्का फुल्का टहलिए, दौड़िए, ये सभी व्यायाम कॉमन है, इसे तो कम से कम जरूर कीजिए। क्लियर है? तो ये सभी कुछ बेसिक चीजें हैं। हमने 5 पॉइंट जानने की कोशिश करी। इस 5 पॉइंट से हमें समझने की कोशिश करी कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चाहिए, या स्वस्थ के लिए अनिवार्य चीज हमारे लिए क्या क्या है। अब बात कर लेते हैं कि यह चीज तो हुआ स्वस्थ की। अब बात आती है कि रोग कैसे होता है, या रोग कौन कौन से होते हैं, किस तरह से रोग होता है। अब जरा सा चर्चा हम लोग किसके बारे में करेंगे? रोग के बारे में। देखिए, अब जानना हम लोग को मानव रोग के बारे में, मानव स्वास्थ्य के बारे में जाना। अब जानना है कि मानव के अंदर रोग क्या होता है। मानव रोग की बात करेंगे तो मानव रोग की अगर बात करें तो रोग क्या होगा? जब आपके किसी भी रूप में आप में परिवर्तन दिखे, शारीरिक रूप में अर्थात शरीर में कोई दिखे कुछ, दिमाग अर्थात कि मानसिक कोई समस्या दिखे आपको, या सामाजिक रूप से आपका बैलेंस नहीं बने। अब देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सामाजिक बैलेंस की बात कर रहा है। आप सोच रहे हैं सर समाज इसमें वर्ड क्यों जोड़ रहे हैं? तो समाज का मतलब होता है जब मस्तिष्क आपका सही तरीके से रहेगा तो समाज की भली बातें समझ पाएंगे आप। मतलब क्या कि आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे कोऑपरेट करना है, वैसा आप कर पाइएगा। आप जरा सा कभी देखे होंगे कि जब आप ज्यादा चिढ़े रहते हैं, आपको कभी टेंशन रहता है कुछ, तो आप किसी के साथ बिहेव कैसे करते हैं? एकदम रूडली बिहेव करते हैं। तो वह सामाजिक विचारधारा संतुलन में नहीं हुआ। उस कंडीशन में आपको बीमार पाया जाएगा, आपको टेंशन का शिकार या किसी भी तरह से मानसिक बीमारी का द्योतक है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, शरीर, दिमाग या समाज किसी भी रूप में आपकी अगर संतुलन में कमी आती है, किसी भी रूप में संतुलन में जो कमी आती है, इसी कमी को हम क्या कहते हैं? मानव रोग के नाम से जानते हैं। यानी इन्हीं संतुलन में, इनके संतुलन में कोई सी भी कमी आ जाएगी तो कमी को, इस संतुलन के कमी को हम क्या कहते हैं? मानव रोग के नाम से जानते हैं। तो मानव रोग अब फैलेगा कैसे? अब ये परिवर्तन प्रॉब्लम होगी कैसे? तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं जिनसे आपका यह रोग फैलता है। तो मानव रोग की बात कीजिएगा तो फैलने के 2 सोर्सेस है।
एक तो है आपके बाहरी कारक, और दूसरा क्या है आपका आंतरिक कारक। अब बाहरी कारक में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि वातावरण में गए और प्रदूषण के कारण कोई प्रॉब्लम हो गई, प्रदूषण के कारण, ठीक है, क्या हो गया, कहीं गए और आपको चोट लग गया, चोट लग गया, तो ये चोट लग गया, ये क्या हुआ भाई, तो ये हो गया हमारे बाहरी कारण। लेकिन आंतरिक कारण की बात कीजिएगा, आंतरिक कारण में आपको मान लीजिए कि कैंसर का रोग हो गया, ठीक है, बॉडी के अंदर आपको एड्स हो गया, ठीक है, या फिर आपको क्या हो गया, मलेरिया हो गया, फलेरिया हो गया। ये सभी रोग क्या है, आंतरिक कारकों की वजह से होते हैं, और ये सभी क्या हो रहे हैं, बाहरी कारकों की वजह से। मतलब कि रोग होने के दो तरीके हैं, कि बाहर से कोई अटैक बोल दे या कोई अंदर से अटैक बोल दे। तो बाहर से अटैक वाले बाहरी कारण में, और आंतरिक कारक वाले अंदर से शरीर के आंतरिक रूप में। तो दो तरीके से मानव रोग फैलेंगे, ये दो तरीके हैं जिनसे मानव रोग फैलते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि मानव रोग फैलने के दो कारण हैं, दो तरीके हमने जान लिए। अब इन दो तरीकों के आधार पे बात आती है कि रोग कितने तरीके से फैल सकता है, रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर रोग की बात की जाए तो रोग दो तरह के होते हैं। मात्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं संक्रामक रोग, और दूसरा क्या होते हैं, असंक्रामक रोग। कौन कौन से रोग, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। मतलब वैसे रोग जो संक्रमण के कारण होते हो। अब बात सोच रहे होंगे संक्रमण क्या होता है भाई। संक्रमण का मतलब एक ही बात होता है कि एक इंसान से संचरित होकर यह रोग दूसरे इंसान में जाए। जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे मान लीजिए कि इससे ये रोग है, कोई रोग है, और इसके कांटेक्ट में आ गया ये वाला ब्लैक वाला, ठीक है, ब्लैक वाला आ गया इसके कांटेक्ट में। अब इनके कांटेक्ट में आने की वजह से इसको भी रोग हो गया। तो इस रोग को हम क्या कहेंगे, संक्रामक रोग। मतलब एक आदमी से दूसरे इंसान में फैलेगा। जैसे आप घर पे देखते होंगे, अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए, क्या हो जाए, सर्दी जुकाम, तो कहना नहीं पड़ेगा, आपके जो करीब होंगे घर में उनको सर्दी जुकाम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको पापा मम्मी है आपके पास में, तो पापा मम्मी को हो सकता है। आपकी भाई बहन है अगर आपके पास में, आपके साथ में, तो उन्हें हो सकता है। तो ये क्या हो गया, सर्दी जुकाम, ये संक्रमण से फैलते हैं। एक आदमी को हुआ, एक इंसान को हुआ, तो संचरित होकर दूसरे को पहुंच जाएगा, दूसरे को रोग हो जाएगा। तो यह क्या कहलाता है, संचरित या संक्रामक रोग, यानी संक्रमण के कारण यह रोग फैलेगा। दूसरा होता है असंक्रामक रोग, मतलब बिना, जो संक्रमण से ना फैले। जैसे मान लीजिए किसी को पोलियो हो गया, किसको क्या हो गया, पोलियो हो गया। तब पोलियो वाले के साथ अगर कोई इंसान रह रहा है तो क्या उस इंसान को पोलियो होगा क्या। मान लीजिए किसी को पोलियो हुआ है और उसके बगल में कोई इंसान है, तो क्या उस इंसान को पोलियो हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। पोलियो कोई देह में सड़ने से, बॉडी के पास कांटेक्ट में आने से यह रोग थोड़े ना फैलेगा जी। तो जो रोग पास में आने से, संपर्क में आने से जब कोई रोग नहीं फैलता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग। क्या कहते हैं उसे, असंक्रामक रोग। यानी वैसा रोग जो संपर्क में आने से न फैले उसे क्या कहेंगे, असंक्रामक रोग। और जो संपर्क में आने से फैले उसे क्या कहेंगे, संक्रामक रोग। क्लियर है। अब बात आती है कि असंक्रामक रोग कितने तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, असंक्रामक रोग होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो असंक्रामक रोग के कारण को समझिए जरा सा। पहला हो सकता है, फर्स्ट नंबर अगर असंक्रामक रोग की बात करेंगे, असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए कि उम्र बढ़ रहा है आपका, उम्र के बढ़ने के साथ, अब उम्र के बढ़ने के साथ कैसा रोग होगा भाई। जैसे आप देखते होंगे जब आपकी दादी या दादाजी जब ज्यादा पुराने हो जाते, बुढ़े हो जाते हैं, तो उनके घुटनों में दर्द, घुटनों में दर्द,
कमर में दर्द होता है ना जी। इसके अलावा क्या हो जाते हैं जी, और भी रोग हो जाते हैं जो आपके चीर परिचिन यानी कि बहुत पुराना रोग हो जाता है। तो वो सब क्या होता है, उम्र के बढ़ने के साथ रोग होते हैं। तो उम्र के साथ जो बढ़ने के साथ रोग होगा वह भी एक प्रकार का संक्रामक है। अब ऐसा थोड़े कि किसी को घुटने में दर्द है, आप उसके पास जाके बैठ गए तो घुटना में से सट गया तो उसका घुटना वाला दर्द आप में आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो वह रोग कैसे हमारा असंक्रामक रोग है। ठीक है, तो उम्र बढ़ने से हो सकता है। दूसरा हो सकता है असंक्रामक रोग का कारण कि आपको क्या हो जाए, आपको चोट लग जाए, बाहरी रूप से चोट लग जाए। मतलब क्या, आप कहीं जा रहे हैं और गिर जाए, चोट लग जाए, तो चोट लगे से टूटेगा फूटेगा। तो यह रोग कैसा होगा, मान लीजिए कि आपका पैर टूट गया, क्या टूट गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, ठीक है, या चेहरे पे जख्म आ गई किसी भी तरह से। तो क्या यह जख्म या हाथ पैर का टूटना बगल वाले हमारे भाई को भी हो जाएगा क्या? क्या मेरे भाई का भी पैर टूटेगा, हाथ टूट जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं भाई, यह तो ऐसा फैलने वाला है ही नहीं। आपको हुआ है तो आप भुगतिएगा, बगल वाला क्यों भुगतेगा? तो वह रोग क्या हो गया, असंक्रामक। इसके अलावा क्या होता है कि अगर तीसरा केस एक और हो सकता है कि हीनता के कारण। हीनता का मतलब क्या हो गया कि अगर आप कुछ खा रहे हैं, अभी पहले बताया कि बैलेंस डाइट हमें लेना है। अगर कोई चीज की कमी हो गई, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि आपने लोहा की मात्रा नहीं ली, आयरन की मात्रा कम कर दी, तो खून की कमी होगी और रक्तता का रोग होगा। ठीक है, विटामिन के की मात्रा आपने नहीं ली, तो उस कंडीशन में खून का जमना कम हो जाएगा, यानी प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, खून का जमना कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे रोग जब किसी विटामिन, किसी प्रोटीन, किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी के कारण हो तो उसे हम हीनता जनित रोग कहेंगे। चौथा एक और कारण हो सकता है असंक्रामक रोग का कि अगर कोई नशीली चीजें खाते हैं, नशीली दवा हो गई, धूम्रपान हो गया, धूम्रपान हो गया, तो इस तरह से जो रोगे होगी वह भी आपका क्या हो जाएगा, असंक्रामक रोग होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो धूम्रपान कीजिएगा तो धूम्रपान करने की वजह से आपको टीबी हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, या फिर तो टीबी होगा तो टीबी संपर्क में आने से फैलेगा, फिर यह संक्रामक रोग में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, संक्रामक रोग में। लेकिन अगर धूम्रपान की वजह से आपको अगर कैंसर हो गया, कैंसर हो गया तो कैंसर असंक्रामक रोग है। लेकिन अगर टीबी हुआ तो यह किसमें चला जाएगा, संक्रामक रोग में। क्योंकि टीबी वाले लोग के संपर्क में जाइएगा तो वो अगर खांसते हैं तो उनके खांसने की वजह से, उनके बलगम से आपके बॉडी में भी वो रोग आ सकते हैं। क्लियर है? अब बात आती है, तो हमने देख लिया संक्रामक रोग के बारे में। अब बात आती है कि संक्रामक रोग कैसे कैसे फैल सकता है, कि संक्रामक रोगों को फैलने के कौन कौन से रास्ते हैं। तो पहला नंबर कि भोजन और जल, भोजन और जल। क्या करेंगे, भोजन और जल है, अगर यह संदूषित भोजन और जल लेते हैं तो रोग फैलेगा आपका। दूसरा नंबर, प्रदूषित अगर हवा का सेवन करते हैं, प्रदूषित अगर हवा आपके बॉडी के अंदर जाती है, यानी प्रदूषित हवा का मतलब कि आपका एक इंसान को है और ये आपका टीबी रोग है, और इनके हवा जो बाहर निकली और आप इनके कांटेक्ट में यहाँ पे रहे तो आपको भी यह रोग हो जाएगा। तो हवा के संपर्क में आने की वजह से, भोजन या जल से, या फिर क्या, किसी भी रूप में इंजेक्शन से, इंजेक्ट करने से। तो इंजेक्ट का मतलब होता है कोई सी चीज का आदान प्रदान से। जैसे मान लीजिए किसी को एड्स है और उनको क्या कर लिया, इंजेक्शन से आपने ब्लड दिया और फिर क्या किया, उस वही इंजेक्शन से आपको फिर ब्लड दे दिया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में भी संक्रमण आपको फैल सकता है। तो ये कुछ कारण है। या फिर एक और रीजन ले सकते हैं आप कि कीटों के काटने से। अब आप सोचिएगा कि ये कैसे हो सकता है कि कीट के काटने से। मान लीजिए किसी को बीमारी है, उसको काटा और वही कीट आपको काटा, उसके ब्लड में उसने सुर घुसाया था और वह सुर आपके ब्लड में घुसाया, तो आपको भी तो रोग होगा। तो इस तरह से संक्रामक रोग फैलते हैं और असंक्रामक रोग फैलने के कारण बता दिया हमने, दोनों को क्लियर कर दिया। मानव के अंदर रोग कैसे होती है इसके कारण क्लियर कर दिए मैं आपको। स्वस्थ क्या होता है, रोग क्या होता है,
ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हम कल जानेंगे किसके बारे में, कुछ संक्रामक रोगों के बारे में हम लोग चर्चा स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।